आवाज उनके हौसले को बढ़ाती है। और अब इसके बाद मैं आमंत्रित आए हैं जिन्होंने शहीद परिवारों को वीर नारी के तहत लिया। देवेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं, वो शहीद परिवारों के सम्मान के लिए उनको यहाँ आमंत्रित करें। देवेंद्र जी जोर से तालियां बजाएं इस महान शूरवीर के माता पिता जो है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे धर्म नगरी पावनपुरी पौनी में आने का तथा ब्रह्मस्वरूप परम पूज्य योगेश्वर महाराज जी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। वर्षों से पावनपुरी में देश के अमर शहीदों की स्मृति में अति विष्णु यज्ञ महायज्ञ का आयोजन परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में हो रहा है। इस वर्ष एक बड़ा बदलाव आया है। वीर शहीदों के यज्ञ के लिए पक्की यज्ञशाला, जिसमें 108 हवन कुंड तथा वीर स्तंभ का लोकार्पण भी कुछ देर पहले हुआ। ये हमारे वीर सैनिकों की आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति और जीवन के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान है। मित्रों, मैं मानता हूं कि एक सैनिक का जीवन भी यज्ञ रूपी होता है। हवन की वेदी से जो पवित्र लपटें उठती हैं, उन लपटों जैसा ही समर्पण और त्याग हमारे वीर सैनिकों का है, जो मातृभूमि की एक एक इंच की रक्षा में हंसते हंसते अपने जीवन की आहुति देते हैं। आज इस अवसर पर मैं अद्भुत पराक्रम, शौर्य एवं बलिदान के प्रति शूरवीरों को सत सत नमन करता हूं। मैं जानता हूं कि जीवन के सर्वोच्च बलिदान का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि उनके जाने के पश्चात सिर्फ संवेदना से उनके परिवार नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर के सैनिकों के परिवार सुविधा और सम्मान से जीवन यापन कर सकें, इसके लिए अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सेना के अवकाश प्राप्त अधिकारियों ने पिछले कई वर्षों से अनेक प्रयास किए हैं। यहाँ जो शासन की ओर से सहायता दी जाती थी वो बहुत ही अल्प थी। 5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 25 लाख रुपए की गई है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये भी बहुत कम है। बाकी राज्यों की से अगर हम तुलना करेंगे तो ये राशि बहुत मामूली है। आने वाले दिनों में इस राशि को और बढ़ाया जाएगा, ताकि जिन लोगों ने मातृभूमि की रक्षा में अपना प्राण न्यौछावर किया है, उनके प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अपना सम्मान प्रकट कर सके। मैं इस अवसर पर अति विष्णु महायज्ञ समिति एवं वीर नारियों
के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने वीर सैनिकों के परिजनों को जिस तरह से उनकी सेवा की है, जो त्याग किया है, उसके लिए राष्ट्र सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा। जम्मू कश्मीर की धरती पर पिछले 30 वर्षों से पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने सदैव राष्ट्रीय संकल्प को चुनौती दी है और इस चुनौती का डट करके जिस तरह से सेना के जवानों ने, हमारे सीएपीएफ के जवानों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों ने जिस बहादुरी से उसका मुकाबला किया है, मैं समझता हूं कि वो स्वयं में एक अद्भुत इतिहास है। ये भी सच है कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक ऐसा फैसला देश की संसद ने दिया कि आतंकवाद और उसको पालने वाले इकोसिस्टम के खिलाफ तेज कार्रवाई शुरू हुई। इस दिशा में अनेक उपलब्धियां सेना और पुलिस के जवानों ने, सीएपीएफ के जवानों ने हासिल की हैं। अब पत्थरबाजी और हड़ताल इतिहास की बात हो गई। 32 साल बाद पहली बार इस शैक्षणिक सत्र में 198 दिन स्कूल ऑपरेशनल थे। बच्चों की पढ़ाई में कहीं कोई व्यवधान नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी संकल्पित है कि जब तक आखिरी आतंकवादी और आखिरी आतंकवाद के सरपरस्त समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक न हम एंटी टेरर ऑपरेशन रोकेंगे, न ही इकोसिस्टम पर हो रहे लगातार प्रहार को धीमा करेंगे। एक लंबे समय तक यहाँ भय, भ्रष्टाचार और परिवारवाद ने समाज को खोखला करने का काम किया था, लेकिन पिछले 2.5-3 वर्षों में व्यापक बदलाव हुए। समाज के सभी वर्गों की जिंदगी में सकारात्मक रूप से बदलाव आवे, इसकी ईमानदारी से कोशिश हो रही। मैं खास तौर से रियासी जिले का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। 2019 के पहले साल में 125 से 150 तक प्रोजेक्ट पूरा हुआ करते थे, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में रियासी जिले में मात्र डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स योजना के अंतर्गत 1012 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। ये बदलाव 19 के पहले और 19 के बाद मैं समझता हूं कि आंकड़े स्वयं में गवाही देते हैं। इस साल रियासी प्रशासन ने 1500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे करने का लक्ष्य रखा है और मुझे विश्वास है इस लक्ष्य को पूरा भी करेंगे। पिछले वर्ष सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में रियासी जिले को विकास कार्यों के लिए 1125 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो पहले के सालों की तुलना में 2.5 गुना से भी ज्यादा है। इस साल ये धनराशि बढ़ा करके 1183 करोड़ रुपए कर दी गई थी। प्रशासन को भी पारदर्शी बनाने की हर कोशिश हो रही है। ये व्यवस्था बना दी गई कि पौनी ब्लॉक के गांव के नागरिक अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं कि उनके गांव में विकास के कौन कौन से काम हो रहे हैं और उस पर कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। गांव की ताकत, गांव का सामर्थ्य एक साथ एक संपदा की तरह हर परिवार को विकसित बनाने में योगदान करे, इसके लिए पैसा और संसाधन दोनों ही जुटाए जा रहे हैं। आजादी का अमृत कालखंड रियासी एवं जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का कालखंड है। उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है। एक सामान्य और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए नागरिकों के रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति, ये प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं मानता हूं कि सामान्य नागरिकों की सेवा उनके स्वावलंबन से बढ़कर के कोई दूसरा तीर्थ नहीं होता और पिछले 2 सालों से लगातार पूरी सामर्थ्य के साथ समर्पण भाव से उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आज जब मैं जम्मू कश्मीर को स्वाभिमान के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हुए देखता हूं, तो स्वाभाविक रूप से
एक बात ध्यान में आती कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी इसमें बड़ा भारी योगदान है। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर में 8 से 9 हजार प्रोजेक्ट पूरे होते थे यूटी कैपेक्स में, अब 50,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट एक वर्ष में पूरे हो रहे हैं। ये बदलती हुई स्थिति निश्चित रूप ये कहानी बयां कर रही है कि अब परिवर्तन की रफ्तार तेज हो रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे इसकी कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करके इसमें कमी लाई जा सकती है। 227 सर्विसेज ऑनलाइन की गई हैं। मैं जानता हूं ऑनलाइन होने के बावजूद जनता में काफी लोगों को कई सर्विसेज के लिए दिक्कतें होती, उसकी भी व्यवस्था हम लोग करने में लगे हैं। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं आने वाले 3 महीने में ये व्यवस्था हम निश्चित रूप से लागू कर पाएंगे। इस समय सीमा के भीतर अगर सुविधा नहीं मिली तो उत्तरदायी लोग ठहराए जाएंगे। ये व्यवस्था हम आने वाले 3 महीने में जरूर लागू करेंगे। अगर मैं बात करूं तो पीछे और आज में जो बदलाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जब सूची प्रकाशित होती थी देश के अंदर, तो जम्मू कश्मीर नीचे से दूसरे या तीसरे स्थान पर होता था। आज हम देश में तीसरे नंबर पर हैं। ये हम सबके लिए संतोष की बात है। प्रतिदिन 6 किलोमीटर सड़क यहाँ 2019 के पहले बनती थी, आज 21 किलोमीटर सड़क रोज जम्मू कश्मीर में बन रही है। पहले मैक्सिमाइजेशन 2300-2400 किलोमीटर होता था। पिछले वर्ष 8,000 किलोमीटर मैक्सिमाइजेशन करने का काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। किसानों की आय की अगर मैं बात करूं तो रैंकिंग में आज हम पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 दिन की एक वर्कशॉप हम सबने की थी। देश भर के कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया था, निमंत्रित किया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन में जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के हमारे अधिकारी हैं, हमारे जो दोनों कृषि विश्वविद्यालय, इनके कुलपतियों और प्राध्यापकों को भी उसमें शामिल किया था। और बड़ी मशक्कत के बाद सोच समझ करके अपेक्स कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस की। 29 संस्तुतियां हैं, 29 रिकमेंडेशंस हैं। और मुझे पूरा विश्वास कि अगर ये लागू हो गई तो आज जीडीपी में जो योगदान एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का है, आने वाले 4 वर्ष बाद 5 वर्ष के अंदर 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि मुझे पता है 13 लाख से ज्यादा परिवार जम्मू कश्मीर के कृषि और एलाइड एक्टिविटीज पर ही निर्भर है। इन लोगों की जिंदगी बेहतर हो, इनकी आमदनी बढ़े, इनके घरों में भी समृद्धि आए, इसकी ईमानदारी से कोशिश करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर समस्याओं को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए भी ग्रास रूट डेमोक्रेसी और इससे जुड़ी हुई संस्थाओं और आम नागरिकों की भागीदारी उसमें बढ़े, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में लागू किया। और मुझे पता है कि आम जनता और अधिकारियों के बीच एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। पंचायतों को 1,000 करोड़ रुपए इस वर्ष दिए गए। डीडीसी मेंबरान को 2,000 करोड़ रुपए और बीडीसी को भी 72 करोड़ रुपए दिए गए। मैं समझता हूं कि इस तरह का बजट एलोकेशन पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाएगा। देश में चर्चा होती है कि केरल का पंचायती राज सिस्टम सबसे बेहतर। मैं आपको बताना चाहता हूं, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी जितने डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर हुए हैं, देश के किसी राज्य में नहीं हुए हैं। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि आम नागरिक भी विकास की इस यात्रा में भागीदार बने। आपको मुझे बताते हुए खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस सबको दिया गया और लगभग 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन जम्मू कश्मीर प्रशासन यहाँ के लोगों के इलाज पर खर्च कर रहा। प्रधानमंत्री जी के कारण व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव हुआ। एक समय था जब केवल 3 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट और अनेक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बोन एंड ज्वाइंट इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर में आज प्रारंभ हुए हैं।
तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण प्रारंभ हुए हैं। इमरजेंसी एम्बुलेंस की व्यवस्था 2019 से पहले नहीं थी। 2 साल में 500 से ज्यादा एम्बुलेंस आम नागरिकों के लिए अब शुरू कर दिए गए। बिजली के भी 3 दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट काफी हद तक हमने पूरे किए हैं। अभी भी मैं जानता हूं कि अभी काम करने की आवश्यकता है, लेकिन जो बात यहाँ कही जाती है कि हमारा पानी और हमारी बिजली देश कैसे ले सकता है, ये हकीकत आप जान लीजिए कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में केवल 206 मेगावाट बिजली बनती है। अगर देश के बाकी हिस्सों से बिजली नहीं आएगी तो यहाँ 2 घंटे बिजली नहीं मिल सकती। एक भ्रम फैलाया गया, आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बिजली मिल रही है तो हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से बिजली आ रही है। वर्ष में 8 महीने केवल 250 मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं, ये हमारी क्षमता। कहने के लिए हम कहते हैं कि 3450 मेगावाट हमारी क्षमता। पिछले दिनों प्रयास हुआ है, 5 नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3 वर्षों में 3200 मेगावाट बिजली का उत्पादन जम्मू कश्मीर में और शुरू हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि 227 पब्लिक सर्विसेज को ऑनलाइन किया गया है और रैपिड असेसमेंट सिस्टम भी। लोगों से फीडबैक हम ले कि हमारी सर्विसेज सेवाएं कैसी, इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है। जब फीडबैक लिया जाता है तो बहुत कम लोग इसमें भागीदार बनते हैं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप फीडबैक देंगे तभी हमको सुधार करने का अवसर मिलेगा। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कौन इसके लिए समय जाया करे, उसके लिए 5 मिनट का समय आप नहीं निकाल सकते और कोई मिलता है तो 50 मिनट शिकायत जरूर करते हैं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि आपका फीडबैक हमें इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि सुविधाओं में और कैसे सुधार किया जा सके। अभी कल ही मैंने 36,000 लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे 150 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कल ही स्थानांतरित किया है। 1,03,575 घर बना दिए गए हैं। जो लक्ष्य है वो आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अन्य राज्यों की तुलना में अगर मैं देखता हूं तो कई मामलों में जम्मू कश्मीर की अब चर्चा होने लगी और इसलिए मुझे याद है कि आप सबको भी ध्यान होगा कि एक समय था जब 1 महीने दफ्तर में काम होता ही नहीं था। जब मैं पहली बार आया था श्रीनगर, 28 अक्टूबर की तारीख मेरे स्मृति पटल पर अंकित थी। 217 ट्रकें मेरे आंख के सामने श्रीनगर से रवाना हुई। उस समय के चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा साहब फाइलें जा रही हैं श्रीनगर से जम्मू पहुंचेंगी, कितने दिन में? 8 दिन। 20 दिन काम ही नहीं होता था। अब न फाइल जाती है, न होटल में कमरे लिए जाते हैं। लगभग 400 करोड़ रुपए प्रशासन ने केवल एक फैसला करके बचाया है, जिसका उपयोग यहाँ के लोगों के लिए किया जा सकता है। सरकारी रिक्तियां जो थी, लगभग 3 वर्षों में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई। जहां शिकायतें आई हैं बिना किसी लाग लपेट के उसकी जांच भी कराई गई है और मैं आपको इस पवित्र स्थल से भरोसा देना चाहता हूं कि जिसने भी गड़बड़ी की है वो बच नहीं सकता है, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। स्वरोजगार मिले इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। अभी बैक टू विलेज 4 के कार्यक्रम के अंतर्गत कोशिश की गई है कि हर पंचायत से 15 नौजवानों को चिन्हित किया जाए जिन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा दिला सके ताकि वो अपना स्वरोजगार करें। आज की तारीख तक 27,000 लोगों के सैंक्शन लेटर जारी किए जा चुके हैं और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं इसी वर्ष 31 दिसंबर के पहले सबके स्वीकृति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो पैसा आपको दिया जा रहा, कृपा करके इससे अपना काम शुरू करिए। 20 हर पंचायत से 20 नौजवानों को चिन्हित किया गया है, उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसकी भी योजना हम बना रहे हैं। आने वाले 6 महीनों में इन नौजवानों को ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं देश के किसी भी शहर में इन्हें नौकरी मिल सके, इसकी कोशिश भी हम सब करेंगे। जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है, आजादी के बाद से लेकर के 2020 तक कुल 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए बनवाई, उसमें जिस तरह के इंसेंटिव दिए, उसके कारण 56,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें 38,000 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। 13,000 करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। उसमें से कुछ लोग जो जमीन ले लिए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अंतिम नोटिस दे दी गई। अगले 15 दिनों में निरस्त कर दिया जाएगा और बाकी लोगों को देने का काम किया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं अनुमान देख रहा हूँ, आने वाले 1-1.5 वर्ष में जम्मू कश्मीर में कम से कम 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जरूर आएगा। इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य नीतियों और कार्यक्रमों में सामंजस्य पैदा कर विकास के असंतुलन को दूर करना है। आज इस अवसर पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हर नागरिक को संविधान ने अधिकार तो दिए हैं, लेकिन कर्तव्यों को भी पूरा करने की कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। हर एक बात पर यह कहना कि ये काम सरकार नहीं कर रही है, ये काम सरकार को करना चाहिए, मैं समझता हूँ हमें खुद भी आत्मविवेचन करने की आवश्यकता है। प्रशासन का सहयोग करिए। हम ईमानदारी से आपसे बात कहना चाहते हैं कि जो समस्याएं वाजिब हैं, उनका समाधान हम करना चाहते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में जन भागीदारी बढ़े, ये हम सब दिल से चाहते हैं। हर प्रबुद्ध नागरिक और हर जनप्रतिनिधि, हर युवा से हम आग्रह करते हैं कि जो भी योजना का पात्र है, उसे योजना का लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हम सब तत्पर हैं। लेकिन जो पात्र नहीं है, उन्हें कैसे लाभ मिलेगा, आप खुद सोचिए। सामान्य रूप से मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसी दिक्कतें जिनको भी वो कृपा करके आवे, उनकी जरूर मदद की जाएगी। जब बैक टू विलेज 4 शुरू किया गया, अनेक काम हुए। 75,000 विद्यार्थी जो स्कूल छोड़ चुके थे, उन्हें वापस स्कूल में लाया गया। गोल्डन कार्ड जो सेहत का है, 90,000 से ज्यादा कार्ड बनाए गए। और मैं बार बार कहता हूं कि महाभारत हुआ ही न होता अगर लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते। आखिर मामला 5 ही गांवों का, भगवान कृष्ण उसी समय फैसला कर दिए। जम्मू कश्मीर में महाभारत जो होता था, उसके मूल विवाद में लैंड रिकॉर्ड थे, उसका डिजिटाइजेशन कर दिया गया। 3 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, लोगों को पासबुक दी जा रही। उसमें और भी कुछ सुधार की गुंजाइश है जो हम कर रहे हैं। सब राशन कार्ड हो या इम्यूनाइजेशन हो, पंचायत घर सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, पंचायत घर नहीं है तो उसे कैसे बनाया जाए, ये सारे काम प्राथमिकता के आधार पर हम कर रहे हैं। गांव में केसीसी कार्ड किसानों के पास है कि नहीं है, सबका सॉइल हेल्थ कार्ड बन गया कि नहीं बन गया, जो पात्र व्यक्ति हैं किसान सम्मान निधि के उन्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही, इस तरह की जो शिकायत, युवाओं को खेल कूद का अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हम चला रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप आगे आइए, इसमें हिस्सेदार बनिए और आइए मिल करके एक नया जम्मू कश्मीर जिसमें भय, भ्रष्टाचार और भूख को कोई स्थान नहीं। 15 अगस्त को मैंने एक बात कही थी कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना, ये हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसमें जम्मू कश्मीर का योगदान भी बेहतर हो सके, इसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना होगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आइए आज के इस पवित्र अवसर पर, जब हम अपने अमर शहीदों को याद कर रहे हैं, उनसे ये प्रेरणा लेकर के कि नहीं, इस राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हम उन कर्तव्यों को पूरा करेंगे। अध्यात्म उपनिषद कहता है कि अगर जीवन भर कोई साथ देता है तो वो सिर्फ मनुष्य का अच्छा कर्म है। इस यूनियन टेरिटरी के उज्जवल भविष्य के लिए हम जन सामान्य के आदर्श, जन सामान्य के सामर्थ्य को लेकर अच्छे कर्म की भावना से आगे बढ़ें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं एक बार पुनः परम पूज्य श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज को के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अति विष्णु महायज्ञ समिति के सभी पदाधिकारियों का इस निमंत्रण के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अमर जवान शौर्य स्थल पर मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूं। हमारे जवानों ने
हमेशा भारत के तिरंगे की शान रखी। हमें भी ये व्रत लेना है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को कभी झुकने नहीं देंगे। मातृभूमि की रक्षा, उसकी अखंडता की रक्षा हम सब भी हर कीमत पर करेंगे। फिर से एक बार सभी वीर शहीदों को, वीर माताओं और वीर नारियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।